यस्यां प्रभावमतुलं भगवाननन्तो ब्रह्मा हरस्य नैव तुमलं बलं च सा चण्डिका किल जगत्परिपालनाय नाशाय च शुभयस्य मतिं करोतु। ओंकार स्वरूप ब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मश्री ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, मैं एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर के। ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल के ज्योतिष सीखिए के इस कार्यक्रम को लेकर के। तो सबसे पहले मैं फिर से आप सभी दर्शकों का ज्योतिष सीखिए के इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, जैसा कि बहुत बार मैं खुद भी आपको जन्म कुंडली के 12 भावों के बारे में बता चुका हूँ। शायद अभी भी कहीं कहीं आपके मन में कुछ प्रश्न ऐसे उठते होंगे कि आखिरकार ये 12 भाव जो है बनते कैसे हैं और 12 भाव इनको क्यों कहा जाता है। 12 भाव, 12 खाने, 12 कोष्ठक, अनेक नामों से आपकी जन्म पत्रिका का जो जन्मांग चक्र है उसे जाना जाता है। मुख्यतः 12 भाव, 12 भाव करके ही सभी जगह शास्त्रों में इसका उल्लेख मिलता है। तो इसलिए अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आखिरकार ये 12 भाव या 12 खाने, 12 कोष्ठक ये बनते कैसे हैं। आज ज्योतिषी के इस कार्यक्रम में आपकी शंका का समाधान करने के लिए मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं उन सबके लिए भी मेरा ये निवेदन है कि ध्यानपूर्वक सुनें। देखिए, हर किसी, चाहे कोई भी काम हो, कोई भी कार्य हो, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, उस कार्य के पीछे कुछ न कुछ उसका सबसे पहले तो एक लक्ष्य होता है, एक उद्देश्य होता है। जब उद्देश्य उसके समझ में आ जाता है तब उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो कार्य करता है, यानी कि कर्म करता है। अब कर्म की शुरुआत में उसकी बुनियाद रखता है, उसकी आधारशिला रखता है। चाहे वो आपने अपना भवन निर्माण भी न करना हो, भवन निर्माण से पहले आप भूमि का क्रय करते हैं। यदि आपके पास भूमि पहले से ही सुयोग की भूमि है तो आप भूमि का पूजन करते हैं। भूमि पूजन करने के पश्चात आप नींव खुदवाते हैं, उसके बाद उसकी नींव पूजा करवाते हैं। उसके बाद उसकी जितना आपको जितनी उसकी गहराई देनी होती है, जितनी गहरी नींव बनानी होती है, उतनी गहरी नींव जो है आप खुदवाते हैं। 5 फुट, 6 फुट, 7 फुट, 8 फुट, 10 फुट, ये डिपेंड करता है आपकी बिल्डिंग पर कि आपकी बिल्डिंग जो है या आपकी बिल्डिंग की जो हाइट है, ऊंचाई जो है, वो आप कितना लेके जा रहे हैं, कितना मंजिला भवन आपको बनाना है, उस हिसाब से आपकी बुनियाद बनती है। यानी कि आपकी बुनियाद मजबूत होगी तो भवन आपका टिकाऊ होगा। यदि बुनियाद आप कमजोर करेंगे, बुनियाद कमजोर बनाएंगे, भवन की बुनियाद कमजोर होगी तो भवन कभी भी ढह सकता है। ठीक उसी तरह से आपका प्रवेश ज्योतिष शास्त्र में हो रहा है। हम प्रारंभिक स्तर पर आपका अध्ययन कर रहे हैं।
प्रारंभिक स्तर पर आपका ध्यान ईश्वर आकर्षित कर रहे हैं, आपका स्वयं का अध्ययन करवा रहे हैं और आपका स्वयं का अध्ययन कर भी रहे हैं। इसीलिए ये प्रारंभिक स्तर है। प्रारंभिक स्तर में यदि हम सीधे सीधे आपको बताते हैं कि ये अमुक ग्रह हैं, ये ग्रह आपस में इतने ग्रह मित्र हैं, ये शत्रु हैं, ये अधिशत्रु हैं, ये न्यूट्रल हैं, इसके अतिरिक्त तमाम तरह के राजयोगों का विश्लेषण करते हुए उसके फलादेश का कथन हम करते हैं। हो सकता है कि आपके समझ में बहुत कुछ आता हो सकता है आपके समझ में बहुत कुछ नहीं भी आता हो, लेकिन यहाँ पर मैं कॉन्फिडेंशियली विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल मत घबराइए। जो कुछ भी हम बताते हैं वो भी सही है, लेकिन उसके साथ आपकी बुनियाद भी बहुत जरूरी है। यदि आपकी बुनियाद बहुत सही होगी, यदि आपका प्रारंभिक स्तर वो बहुत सही होगा कि ज्योतिष शास्त्र में जो एंट्री है, इसमें जो प्रवेश है, वो आखिरकार कहाँ से होता है। देखिए दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में जो प्रवेश है, ये प्रवेश जो है इष्ट काल से होता है। अब आप थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा कहीं कहीं विस्मयता को प्राप्त हो सकते हैं, सोच सकते हैं कि आखिरकार ये इष्टकाल जो नाम लिया, ये इष्टकाल है क्या। बहुत से लोग जानते भी होंगे जो पहले से ही ज्योतिष का अध्ययन कर चुके हैं, और जो लोग नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते हैं, उनको इस इष्टकाल से जिनको कुछ भी नहीं लेना देना है, उन्हें तो इस बात को समझना होगा। जिस तरह से आपके नित्य नैमित्तिक दैनिक पूजा पाठ में आप जब साधना करते हैं, आपकी साधना में भी एक इष्ट होता है, आपका स्वयं का इष्ट। अब वो इष्ट जो है, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि माता भवानी, माता दुर्गा मेरी इष्ट है, माँ जगदम्बा मेरी इष्ट है, मैं माता दुर्गा का भक्त हूँ, माता वैष्णो देवी का भक्त हूँ, माता काली का भक्त हूँ, मैं तो काली की उपासना करता हूँ, माता पीताम्बरा का भक्त हूँ, मैं तो पीताम्बरा की उपासना करता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं मैं तो शिव भक्त हूँ, शिव ही हमारा इष्ट है। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं तो भगवान विष्णु की उपासना करता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं मैं तो काल भैरव को अपना इष्ट मानता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं तो संहार भैरव को अपना इष्ट मानता हूँ। तो इस तरह से हर किसी का अपना एक इष्ट होता है। उस इष्ट के साथ साथ जो अपने ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, हर किसी का अपने गांव का एक ग्राम देवता भी होता है, वो गांव का इष्ट होता है। एक होता है पर्टिकुलर पर्सनल इष्ट, जिसको आप रेगुलर साधना के माध्यम से आप इष्ट साधना करते हैं, अपनी अनेक तरह की साधनाओं को करते हुए आप सिद्धि प्रदान करते हैं। आपके अंदर आत्मिक बल आता है, आपके अंदर हिम्मत आती है, आपके अंदर साहस, बहुत इतना साहस आ जाता है कि आप बहुत अच्छी तरीके से अपना काम करने में सफल हो जाते हैं। तो दर्शकों, ये आत्मिक बल कहाँ से मिलता है? ये आपकी इष्ट साधना से। आपका इष्ट आपका मजबूत होगा तो आप आगे जो कुंडली की जो प्रक्रिया है, जन्म पत्रिका की जो प्रक्रिया है, उसको आप अच्छी तरह से करने में सक्षम होंगे। इसीलिए दर्शकों, आपका ध्यान मैं ईश्वर आकर्षित कर रहा हूँ कि आपको ये जानना होगा कि ज्योतिष शास्त्र में इष्टकाल ये बनता कैसे है, क्योंकि इष्ट ही मुख्य है और आपकी इष्ट साधना में भी इष्ट मुख्य है, क्योंकि बिना इष्ट सब भ्रष्ट है। ज्योतिष वैद्य कवित्व, चाहे वो ज्योतिषी हो, चाहे वो नाड़ी विज्ञान के नाड़ी शोधन करने वाले वैद्य हों, चाहे कविता करने वाले कवि हों, ये सब जो है इष्ट साधना करके अपने अनेक सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। इनका ज्ञान जागृत हो जाता है। जैसे नाड़ी पकड़ते ही वह वाता पित्ता कफा
3 नाड़ियाँ होती हैं, 3, और ये तीनों नाड़ियों को पकड़ करके ऐसे अंगुली धर के बता देते हैं वैद्य लोग कि आपको अमुक रोग हो गया है, या आपका पित्त गड़बड़ा गया, आपकी वायु गड़बड़ा गई, आपके अंदर कफ की मात्रा बढ़ गई, इसके कारण आपके पेट में जलन हो रही है, या आपके फेफड़ों में कफ भर गया है। ये सब कुछ देखते ही बता देते हैं वैद्य लोग, वो क्योंकि इस विषय के जानकार हैं। आप इसी तरह से आप जब ज्योतिष विषय के जानकार हो जाएंगे तो ज्योतिष विद्या क्या है? ज्योतिष विद्या ये ब्रह्म विद्या है। ज्योतिष ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है। ये अपने आप में एक साइंस है, एक विज्ञान है। आप विज्ञान के दृष्टिकोण से इसको देखिए। आप जरूर, आपने अभी तक हमारे ब्रह्म ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप जरूर हमारे ब्रह्म ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो इसी के साथ आज आपका ध्यान में जो है, जो लोग जन्म पत्रिका बनाना सीखना चाहते हैं उनकी ओर, उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि आप जरूर सबसे पहले अपना इष्टकाल साधन, ज्योतिष शास्त्र में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले इष्टकाल बनाया जाता है। अब ये इष्टकाल बनता कैसे है? देखिए, इष्टकाल जो है, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ज्योतिष शास्त्र में इष्टकाल को बनाने के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान देना होता है। अब वो विशेष बातें कौन सी, कौन सी? उसमें 3 सूत्र जो है मुख्यतया आप अपने ध्यान में रख लीजिए। आपके यहाँ का जन्मकालिक यानी स्थानीय जो आपका सूर्योदय होगा, अथवा आप स्टैंडर्ड सूर्योदय ले लीजिए। पंचांग के सूर्योदय से आप अपने स्थान का सूर्योदय बना लीजिए, या पंचांग के सूर्योदय, यदि पंचांग आपके उसी स्थान का है जहाँ पर आपका जन्म हुआ है, वहाँ का पंचांग आप यूज कर रहे हैं, आप अपने पंचांग के सूर्योदय को ले लीजिए और जन्म जहाँ पर हुआ है आपका, वहाँ का सूर्योदय आपको प्राप्त हो जाता है पंचांग से आप देख करके कि वो दिन सूर्योदय कितने बज के कितने मिनट में था। और जातक जिसकी कुंडली आप बनाना चाहते हैं उस जातक का जन्म समय नोट कर लीजिए। चाहे आप अपना यानी स्वयं की भी कुंडली बनाना चाहते हैं तो अपना जन्म समय आप, जो आपके माता पिता ने आपको दे रखा हो, बता रखा हो, तो उसके आधार पर भी वही जन्म समय आपको मानना होगा जो माता पिता ने आपको बता दिया कि इतने बजकर इतने मिनट में फलानी तारीख को और फलाने महीने में और इतने बजकर इतने मिनट में, सुबह है या दोपहर है या शाम है, तो ये जन्म हुआ था। इस आधार पर आपको उसे ही सुनिश्चित करना होगा। इसके स्टैंडर्ड सूर्योदय और स्टैंडर्ड जन्म समय मुख्यतया यदि आप इसे अपने व्यवहार में लाते हैं तो शायद इसमें बहुत ज़्यादा आपको गणित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप स्टैंडर्ड जन्म समय और स्टैंडर्ड सूर्योदय को ले लेते हैं। तो आप यहाँ पर ये देख लीजिए, जब हम धीरे धीरे गणित की जो प्रक्रिया है वो आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो आपको फिर कैसे स्थानिक सूर्योदय निकाला जाता है और कैसे आपका जन्म समय, स्टैंडर्ड जन्म समय आपके लोकल जन्म समय में हम स्थानीय जन्म समय में कन्वर्ट करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आपका ध्यान मैं आपको इस ओर आकर्षित करना चाह रहा हूँ कि पहला सूत्र आप नोट कर लीजिए। पहला सूत्र क्या है? पहला सूत्र है, देखिए, यदि किसी जातक का जन्म दोपहर 12:59 12:59 तक मैं
हुआ हो। तो इसमें जो इश्तिकार निकालने की जो प्रक्रिया है, जैसे उदाहरण के तौर पर सूर्योदय 5:40, ये सूर्योदय है आपका, आपके यहाँ का, और आपको अपने यहाँ का जन्म समय भी पता है उस जातक का जिसके बारे में आप इसकी कुंडली बनाना चाह रहे हैं, और या खुद भी अपने परिवार अपने कुटुंबीजनों की कुंडली बनाना चाहते हैं। तो एक नॉर्मली आप ये मान लीजिए कि 5:40 में ये सूर्योदय है। अब जन्म समय है 10:40, ये सुबह, ये जन्म समय है। अब देखिए, ये जो पहला नियम है, ये नियम नंबर 1, पहला नियम क्या है? यदि किसी जातक का जन्म दोपहर 12:59 तक में हुआ हो तो सीधे सीधे कुछ भी नहीं करना है, केवल इतना करना है कि जन्म के समय में से सूर्योदय के समय को घटा देना है। देखिए 10:40 ये जन्म समय, और इसमें 5:40 ये सूर्योदय। अब ये एक काल्पनिक तौर पर, उदाहरण के तौर पर मैंने ये सूर्योदय और आपके जन्म समय का चयन किया है। अब मान लिया जाए ये सूर्योदय का समय वाराणसी का है, वाराणसी काशी। यहाँ का सूर्योदय है ये सुबह 5:40। अब जन्म समय भी जो है, जो जन्म हुआ है वो भी वाराणसी में ही हुआ है, और सूर्योदय भी वहीं का भी है, सूर्योदय वहीं का है, और पंचांग भी वहीं का है। पंचांग जो है ये भी वाराणसी का है, काशी का पंचांग है, और काशी से बहुत सारे पंचांग निकलते हैं। गणेश आपा पंचांग भी निकलता है, ऋषिकेश पंचांग भी निकलता है, विश्व पंचांग भी निकलता है, और संस्कृत यूनिवर्सिटी वहाँ से भी पंचांग निकलता है स्टैंडर्ड टाइम का। उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, स्टैंडर्ड टाइम का है, स्टैंडर्ड टाइम से स्टैंडर्ड टाइम में ही आप कन्वर्ट कर लीजिए। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से निकलता है विश्व पंचांग, गणेश आपा पंचांग, तो तमाम पंचांग वहाँ से निकलते हैं। तो ये आपके लिए सहूलियत हो गया। ठीक इसी तरह से जातक का जन्म जहाँ कहीं किसी भी शहर का हो, पूरे भारतवर्ष में, अभी मैं भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ, जहाँ कहीं भी हो, चाहे वो उत्तर भारत में हो, चाहे दक्षिण भारत में हो, कहीं पर भी हो, आप हमेशा अपने नज़दीक का जो पंचांग है, आपके नज़दीक जो शहर, जो भी मुख्य शहर होगा, वहाँ से पंचांग कार्ड ने पंचांग बनाया होगा, तो आप अपने नज़दीक के पंचांग को अपने व्यवहार में लाएं। वो आपके लिए थोड़ा सा और सरल पड़ेगा।
यदि नहीं है नजदीक में कोई पंचांग तो आप वाराणसी के पंचांग से आप गणित करना चाहते हैं, वाराणसी का पंचांग है और दिल्ली में किसी का जन्म हुआ है, तो उस स्थिति में भी आप दोनों स्टैंडर्ड टाइम मान लीजिए, क्योंकि स्टैंडर्ड टाइम का मेरा मतलब है कि भारतवर्ष में स्टैंडर्ड टाइम जो है एक ही है। अगर 9 यहाँ पर बज रहा है दिल्ली में, तो ठीक उतने बजे आप वाराणसी में किसी से पूछे कितना बज रहा है, तो वो भी बोलेगा घड़ी में 9 बज रहा है। लेकिन व्यवहार में ऐसा होता नहीं है। हर जगह का स्थानिक लोकल टाइम जो है वो अलग अलग होता है। अब चूंकि स्टैंडर्ड टाइम से हम पंचांग के आधार पर, पंचांग जहाँ का होता है वहाँ से अपना स्थानिक सूर्योदय, सूर्यास्त, दिनमान, ये सब कुछ अपनी गणितीय क्रिया के आधार पर बना देते हैं। इतना जरूर है कि अब हमारे पास जन्म समय उसी शहर का है और हम पंचांग चाहे कहीं का भी है, वहाँ से वहाँ का जहाँ का पंचांग है और जहाँ जन्म हो रहा है, दोनों देशों का देशांतर संस्कार कर लेते हैं। तो दोनों देशों का देशांतर संस्कार, चरांतर संस्कार, कोई देशांतर संस्कार कहते हैं। इसमें हमको बहुत मुख्यतः तमाम बातों का ध्यान देना पड़ता है। तो ये अगली अपनी वीडियो जब मैं कभी बनाऊंगा तो उसमें आपको मैं समझाऊंगा। अभी आप यहाँ पर केवल ये समझ लीजिए कि ये वाराणसी का मैंने उदाहरण दिया है, वाराणसी का ही जन्म समय किसी का है, तो आप इसको, जिसका जन्म जहाँ भी, आप एक काल्पनिक जन्म समय बना लीजिए सीखने के लिए। जहाँ पूरे हिंदुस्तान में इतने सारे शहर हैं, किसी का भी कहीं का भी जन्म जो है ले लीजिए, या कोई आपके जान पहचान में या अपने घर में अपने ही बच्चों का, जिस शहर में आपके बच्चों का जन्म हुआ हो या आपका जन्म हुआ हो, वो जन्म समय ले लीजिए और अपने यहाँ का सूर्योदय, जिस दिन जन्म हुआ उस दिन का सूर्योदय वो ले लीजिए। तो यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर आप मान लीजिए कि वहाँ का जो सूर्योदय है 5:40 है और 10:40 में जन्म हुआ है। तो अब इसमें क्या करना है कि जन्म समय में से सूर्योदय के समय को घटा देना है। जन्म समय ये 10:40 है, ये सूर्योदय समय है, इसमें से इसको घटा देना है इन दोनों में से। देखो आपस में घटाना है, इनको माइनस करना है। अब ये 0 में से 0 माइनस किया, 4 में से 4 माइनस कर दिया। हमारे यहाँ परंपरा इस तरह से देखने की है। अब एक डंडी खींचेंगे बीच में। हमारी जो शास्त्रीय विधान है ये इसी तरह से लिखा जाता है, दाएं से बाईं ओर लिखते हैं हमेशा अंकों को। अंका नाम वामतो गति का है, अंकों की जो गति है वो बाईं की ओर होती है, यानी कि दाएं से बाईं ओर। अब यहाँ पर 10 में से हम 5 घटाएंगे तो 5 बचेगा। ये 5 जो है, अब बीच का जो डिफरेंस है, ये वो बीच का डिफरेंस आ गया, अंतर किसको कहते हैं। अब ये डिफरेंस किस में आया, ये डिफरेंस आया घंटे में, यानी कि 10:40 जन्म, 5:40 और 10:40 में से 5:40 को माइनस किया तो 5 घंटे का डिफरेंस आया। और ये 5 घंटा जो है क्या है, देखिए अब ये आपका घंटात्मक इष्टकाल है। घंटात्मक इष्टकाल, ये एक घंटात्मक इष्टकाल है। क्योंकि हमारे जितने भी पंचांगकार हैं, पंचांग का जब वो निर्माण करते हैं, हमारा जो शास्त्रीय विधान है, चाहे वो तिथि का मान हो, चाहे नक्षत्र का मान हो, चाहे योग का मान हो,
चाहे कर्ण का मान हो, इस जितने हम आपको बता रहे हैं पंचांग में 5 अंग जो है ये मुख्यतया वहां पर दर्शित रहते हैं। पंचांग इसलिए उसका नाम है पंचांग। और पंचांग कार मैंने पंचांगों को बनाने वाले, पंचांगों का निर्माण करने वाले गणितज्ञ। तो तिथि बार नक्षत्र योग, तिथि बार नक्षत्र योग और कर्ण। अब जो है इसमें जो 4 हैं, तिथि, नक्षत्र, योग और कर्ण, उसमें एक बार को भी मिला दिया कि क्योंकि बिना बार के तो दिन का प्रारंभ हो नहीं सकता। सूर्योदय से हमारी बार प्रवृत्ति होती है। जब सूर्योदय होता है तो वहीं से हम बार की गणना करते हैं कि रविवार, चंद्रवार, भौमवार, इस तरह से हम आगे को, आज अगर रविवार है तो कल कहेंगे चंद्रवार है, लेकिन गणना कहाँ से होगी? सूर्योदय से। सूर्योदय से पहले का जो बार होगा वो पिछले दिन का बार माना जाएगा, और सूर्योदय से जो लगता हुआ बार होगा वो अगले जो आज का दिन प्रारंभ हो रहा है, आज के दिन का बार माना जाएगा। तो इस तरह से ये 12 प्रवृत्ति करते हैं। अब यहाँ पर ये घंटात्मक इष्टकाल हो गया। अब घंटात्मक इष्टकाल जो है, अब क्योंकि पंचांग में मैंने कहा कि घटी पला में ही दिया रहता है। हमारा शास्त्रीय विधान है, चाहे वो तिथि का मान हो, चाहे नक्षत्र का हो, योग का हो, कर्ण का हो, सब जगह जो है घट्यात्मक मान होता है घटी पला में। तो घटी पला का फिर पंचांग में जब आप देखेंगे तो वो दिए रहते हैं कि जो है आज पंचमी तिथि का जो मान है वो 32 घटी 36 पला है, इस तरह से लिखा होता है। 32 घटी 36 पला का मतलब पंचमी का मान है। पंचमी जो है 32 घटी 36 पला में समाप्त हो जाएगी, फिर षष्ठी लग जाएगी। उससे पहले दिन जो है चतुर्थी का मान लिखा, चतुर्थी इतने बज के इतने घटी इतनी पला है, उसके बाद जो है पंचमी लगी। अब आपको इस तरह से इसका तालमेल बैठाना होगा, क्योंकि एक मैक्सिमम जो मान है नक्षत्र का 60 घटी होता है, और 60 घटी का ही हम जो है ये अहोरात्र मानते हैं। अब ये है कि ज्योतिषी, देखिए यहाँ पर ऐसे लिखा जाता है। देखिए ये हमने 2:30 लिखा, एक डंडी खींच दी बीच में, तो ये क्या हो गया? ये 2.5 घटी हो गया। अब 2.5 घटी बराबर होता है 1 घंटा। 1 घंटा, देखिए ये लिख दिया, 2.5 घटी बराबर 1 घंटा मान होता है। 24 घंटे में जो है 60 घटियां हमें प्राप्त होती हैं। अब हम 60 घटी का अहोरात्र मानते हैं, अहोरात्र का जो मान है वो 60 घटी का मानते हैं। अब देखिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, और अच्छे से समझाऊंगा और अच्छी तरह से आपकी समझ